अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनते ही हामिद मीर का एक बयान आ गया जिसमें उनका कहना है कि ये सहूलतकारों की मदद से बनाई जाने वाली हुकूमत ना तो ये लव मैरिज है ना अरेंज मैरिज है बल्कि ज़बरदस्ती करवाई जाने वाली शादी के मुतरादफ है। और उनका ये मज़ीद कहना था कि ये हुकूमत बिल्कुल भी नहीं चल पाएगी और इसकी क्या वजूहात है, ये इनकी गुफ्तगू सुनते हैं फिर इस पर बात करते हैं। शहबाज शरीफ साहब जिन्होंने ये कहा कि हम मीसाके मुफाहमत करना चाहते हैं ऑपोजिशन के साथ, लेकिन फिर हमने ये देखा जैसे ही उमर अयूब साहब आए तकरीर करने के लिए पीटीवी ने उनकी तकरीर को बंद कर दिया, नशर नहीं किया। फिर डिप्टी स्पीकर को बाकायदा कहना पड़ा कि लाइव कवरेज दी जाए। तो आपको क्या लग रहा है कि इस तरह के माहौल में कैसे मामला आगे बढ़ेगा, कैसे मामला बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? मीर साहब ये फैसला किया कि मैं आइंदा से आइन और कानून की बालादस्ती की बात नहीं करूंगा इस मुल्क में, क्योंकि आइन और कानून को कुछ खास लोग जो है वो अपने खास मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। और हम सहाफी और सियासतदान हम यही कहते जाते हैं जी हम आइन की बालादस्ती पे यकीन करते हैं, जी कौमी मुफाहमत होनी चाहिए। तो मैं तो आज के बाद ना तो इस आइन की बात करूंगा और ना ही इसकी बालादस्ती की बात करूंगा। देखिए, मुझे तो शहजाद साहब आज जब वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब तकरीर कर रहे थे तो मुझे 2018 में इमरान खान साहब की तकरीर याद आ रही थी। उस वक्त भी कुछ ऐसे ही मनाजर थे और उस वक्त की जो अपोजिशन थी इस तरह उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की स्पीच जो है उसमें इंटरप्शन की थी। लेकिन 2018 और 2024 में जो हुकूमतें बनी है इसमें एक बुनियादी फर्क है। जो 2018 में था वो एक लव मैरिज थी और लव मैरिज जो है वो अनफॉर्चुनेटली कामयाब नहीं हुई और टूट गई और बहुत दोनों तरफ काफी एक दूसरे पे इल्जामात लगाए गए। और अब जो 2024 में जो हुआ है तो ये लगता है कि ये अरेंज मैरिज भी नहीं है, ये जबरदस्ती की शादी है। तो अगर लव मैरिज पाकिस्तान में कामयाब नहीं हुई तो जबरदस्ती की शादी जो है उसका कामयाब होना काफी मुश्किल लगता है। लेकिन ये एक जबरदस्ती की शादी है। इसमें जो कुछ जो मेहमान हैं वो आपको पता ही है कौन है, जिनको जबरदस्ती लाया गया है, जिसने नकाब पढ़ाया शायद वो भी जबरदस्ती लाया गया। तो आज पहले दिन वो गलती नहीं करनी चाहिए थी। उमर अयूब साहब की तकरीर में इंटरप्शन नहीं होनी चाहिए थी। तो ये अभी बिगनिंग है। अगर शुरुआत इतनी बुरी है तो अंजाम जो है उसके लिए दुआई करनी चाहिए। और मीर साहब ये जो तनाव या कशीदगी है हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इलेक्शन के बाद शायद इसमें कमी आए, खासतौर पे जब तहरीक इंसाफ के पास एक मैंडेट आ गया तो शायद हमने सोचा कि दोनों तरफ से कुछ पीछे हटा जाएगा। लेकिन एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पहले उन्होंने चीफ मिनिस्टर केपी के अली अमीन गंडापुर साहब को लगाया, फिर अचकजई साहब ने उनके हक में तकरीर कर दी तो उनको जो है नॉमिनेट कर दिया प्रेसिडेंट के ओहदे के लिए। और दूसरी तरफ भी हम देख रहे हैं कि कल पीटीआई ने एक पुरअमन एहतजाज किया जो कि अब एक सियासी हुकूमत है लेकिन फिर भी गिरफ्तारियां हुई। और आज जैसे आप खुद कह रहे हैं कि पीटीवी ने ब्लैकआउट कर दिया, तो दोनों तरफ से क्या अभी तक कोई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है? और अगर नहीं है तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? हल क्या है इसका? देखिए, इसका हल जो है वो अब किताबी बातों से नहीं होगा। मैंने अब जो बात मैं हमेशा कहता हूं मैं आज वो बात नहीं करूंगा कि आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए और आइन में आपके तमाम मसाइल का हल है। मैं आज ये बात इसलिए नहीं करूंगा कि आइन मेरे ख्याल से गैर मौसर हो चुका है। और ठीक है, एक और किताबी बात यह है कि जी एक कौमी मुफाहमत की जरूरत है जिसका जिक्र शहबाज शरीफ साहब ने भी किया। लेकिन वो कौमी मुफाहमत कैसे होगी मौजूदा सूरत हाल में? तो मुझे नहीं लग रहा, इसलिए कि पिछले 3-4 दिन से मैं इस्लामाबाद में मुख्तलिफ जो पार्टीज के MNAs है उनकी मैं बातें सुन रहा हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे जो मजलूम लोग हैं ना वो मुस्लिम लीग नून के MNAs हैं। मजलूम वो इसलिए हैं कि वो जब हमें कहानी सुनाते हैं कि उन्होंने अपनी कामयाबी का नोटिफिकेशन कैसे लिया है और क्या क्या पापड़ बेलने पड़े हैं उनको, तो बंदे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि भाई ये तो पीटीआई वाले जो हैं या सुन्नी हाथ कौंसिल वाले तो बड़े खुशकिस्मत हैं कि ये ऑपोजिशन में है और ये खुल के शोर मचा रहे हैं, अपने दिल की भड़ास निकाल रहे हैं, शिकवे शिकायतें कर रहे हैं। लेकिन ये जो मुस्लिम लीग नून वाले हैं और जो पीपल्स पार्टी वाले हैं और बाकी जो 1-2 पार्टियां जो उनके साथ आ गई हैं हुकूमत में, इनके भी बड़े शिकवे शिकायतें हैं और इनकी भी बड़ी बड़ी कहानियां हैं और नाकाबिल यकीन कहानियां हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो थोड़ा सा बड़े मोहतात हैं सारे मामले में। और शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर तो कर दिया है लेकिन मुझे लगता यह है कि अपोजिशन से ज्यादा जो उनको प्रॉब्लम होगी वो अपने जो अपनी पार्टी और अपने जो इत्तेहादी हैं उनके MNA से होगी। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं जनाब के हम जीत तो गए हैं लेकिन हमारे साथ ये ज्यादती हुई है। जो कुछ ऐसे भी हैं, आपको यहाँ पे नजर आ रहा है जोड़ तोड़ में कुछ आपको ऐसे चेहरे भी नजर आ रहे हैं जो इलेक्शन हार गए हैं लेकिन जोड़ तोड़ में आपको बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं। वो क्यों आपको एक्टिव नजर आ रहे हैं? आप जरा गौर करें ना इस पे कि कुछ ऐसे चेहरे जो कि इलेक्शन हार गए हैं वो हुक्मरान जमातों की मीटिंग्स में आपको बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं, इसलिए कि वो भी ये चाहते हैं
कि जो उनके साथ हुआ है उसकी भी इन्वेस्टिगेशन हो। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये तहरीक-ए-इंसाफ और महमूद खान अचकजई साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब, इनके शिकवे शिकायतें तो चलते रहेंगे, लेकिन जो शिकवे शिकायतें आपको अभी टीवी स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहे, अखबारों में नजर नहीं आ रहे, वो है हुक्मरान जमात के जीते हुए लोगों के शिकवे शिकायतें। हारे हुए हैं उनके छोड़ दें, ये तो बड़ा जीते हुए जो हैं, उनकी भी बड़ी दिलचस्प बात शिकायतें है। हैं। एक और मामले पे बात करनी है हामिद मीर साहब, क्योंकि आज आप मौजूद थे जब सहाफी असद तूर को मजीद 3 रोजा रिमांड पे ड्यूटी जज ने भेज दिया है। अब FIA ने जो का मुतालबा था वो 9 दिन का किया था, और वो बार बार इसरार कर रहे हैं कि असद तूर अपने सोर्सेज बताएं या अपनी डिवाइसेस दें, जिससे जाहिर सी बात है सोर्सेज और बहुत सारी सहाफती जो गुफ्तगू होती है वो सामने आ जाएगी। इससे पहले जो असद तूर के वकला हैं वो भी ये कह चुके हैं कि जब JIT थी वो तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तौहीन के हवाले से बनाई गई थी, लेकिन असद तूर से जो सवालात हो रहे हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ नौयत के हैं और बार बार उनसे सोर्सेज मांगी जा रही हैं। तो ये क्यों मजीद रिमांड दिया गया है और क्या ये जस्टिफाइड है? देखें, ये आज बड़ा अच्छा मौका था कि अगर आज नए वजीर आजम का इलेक्शन होने वाला है, तो आज अगर असद तूर साहब जो है उनका 5 दिन का रिमांड भी पूरा हो गया था, और अगर आज उनको अदालत रिलीज कर देती तो एक अच्छा मैसेज जाता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों के हुक्म पर असद तूर को गिरफ्तार किया गया है वो शायद ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हैं, तो उन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि आज शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को कोई रिलीफ दिया जाए। तो असद तूर साहब को मजीद 3 दिन का जो जुडिशियल रिमांड है उस पर FIA के हवाले किया गया है। वो जो एक रिटन स्टेटमेंट FIA की तरफ से आज अदालत में दाखिल की गई, जो कि मेरे पास मौजूद है, मैंने पढ़ी भी है, उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि जी ये जो एक्यूज्ड है ये अपने सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो रिवील करने के लिए तैयार नहीं है। तो हमने सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन का पता लगाना है, इसलिए हमें 9 दिन की मजीद जुडिशियल फिजिकल कस्टडी दी जाए, लेकिन उन्होंने 3 दिन की दिया है, जो कि मेरे ख्याल से, जो मेरी लॉ की अंडरस्टैंडिंग है, जो कि बनती नहीं थी। गलत फिजिकल रिमांड में एक्सटेंशन दी गई है। अब उसमें मसला अब ये आ जाता है कि अब ये सिर्फ एक असद तूर की रिहाई का मसला नहीं रहा, ये तो हमारा जो पूरा जर्नलिज्म का प्रोफेशन है, ये तो अब उसकी सेफ्टी का मसला आ गया, उसको बचाने का मसला आ गया, क्योंकि जज साहब ने FIA को इजाजत दे दिया कि आप असद तूर से उसके सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन पूछें। कि 2013 में उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे, जस्टिस नासिरुल मुल्क साहब, उन्होंने कहा कि आप जर्नलिस्ट से उसका सोर्स नहीं पूछ सकते, और फिर ये बाद में उन्होंने अपने ऑर्डर में ये चीज शामिल भी करवाई थी। सुप्रीम कोर्ट के इसके अलावा भी 2-3 फैसले हैं, हाई कोर्ट के फैसले हैं, जो कि प्रोटेक्शन देते हैं जर्नलिस्ट को। आपकी ये जो पार्लियामेंट थी, पिछली पार्लियामेंट, उसने जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल जो है वो मंजूर किया था, उसमें भी ये प्रोटेक्शन दी गई थी कि जर्नलिस्ट को आप अपना सोर्स रिवील करने पे मजबूर नहीं कर सकते। लेकिन जो आज ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने जो फिजिकल रिमांड में एक्सटेंशन दिया है, वो ना सिर्फ ये कि सुप्रीम कोर्ट और बल्कि हाई कोर्ट के बहुत से फैसलों के खिलाफ है, और इसमें मैं ये समझता हूं कि अगर असद तूर से ये पूछा जा रहा है कि तुम अपना सोर्स हमें बताओ, तो मेरा ख्याल है कि ये आइन और कानून का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। इसलिए मैंने आज की ये हेयरिंग जो है, जो मैंने बहुत गौर से सुनी है, उसके बाद से मैंने अब ये फैसला किया कि मैं आइंदा से आइन और कानून की बालादस्ती की बात नहीं करूंगा इस मुल्क में, क्योंकि आइन और कानून को कुछ खास लोग जो है वो अपने खास मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि जब उमर अयूब तकरीर करने लगे तो किस तरह से ब्लैकआउट हो गया और उनकी तकरीर को नशर ना होने दिया गया। नाज़रीन, इस पर हामिद मीर का कहना है कि इन्होंने अपने दिन की शुरुआत ही PTI की आवाज़ दबाने से की है। अगर इसी तरह से चलता रहा और इसी तरह से ये हुकूमत हरकतें करती रही तो ये मज़ीद नहीं चल पाएगी। और नाज़रीन, हामिद मीर का मज़ीद कहना था कि इस तरह के इक़दाम अगर ये हुकूमत उठाती रही तो इसका मतलब है ये मज़ीद बहरान चाहते हैं। नाज़रीन, ये नून लीग और MQM आज जो ये रोना रो रहे हैं कि हम इक़्तिदार में नहीं आना चाहते, हम हुकूमत नहीं संभालना चाहते, लेकिन हमें ज़बरदस्ती इस बात पर मजबूर किया जा रहा है। नाज़रीन, जमहूरियत के तकद्दुस से जिस तरह से इन सियासतदानों ने पामाल किया, इसकी मिसाल कहीं भी नहीं मिलती। नाज़रीन, आज नून लीग और MQM जो ये रोना रो रहे हैं कि हम हुकूमत नहीं बनाना चाहते और हमें ज़बरदस्ती मजबूर किया जा रहा है कि हम हुकूमत बनाएं। नाज़रीन, असूलन तो बात यह है कि अगर ये लोग कहते हैं हम हुकूमत नहीं बनाना चाहते, हमें ज़बरदस्ती इक़्तिदार
इकतदार पर लाने की कोशिश की जा रही है। तो इनको चाहिए कि फिर हुकूमत ना बनाए और इनको चाहिए अगर इनको तहफ़्फ़ुज़ आते हैं तो पीटीआई के साथ मिलकर एक जुडिशियल कमीशन बनाए जिसमें इलेक्शन पर शफाफ तहकीकात की जाए और ऑडिट किया जाए। नाज़रीन, अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी ये कदम उठा लेते हैं तो पाकिस्तान में जमहूरियत और पाकिस्तान की तरक्की को कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन नाज़रीन, हकीकत इसके बरअक्स है। सच तो ये है कि ये खुद इकतदार पर मसल्लत होना चाहते हैं और इकतदार पर मसल्लत होने के लिए इन्होंने हर गैर आईनी और गैर कानूनी काम किया। और नाज़रीन, दूसरी तरफ इमरान रियाज और असद तुर्क को गैर कानूनी तौर पर जेर हिरासत रखा गया है और आज असद तुर्क को मजीद 3 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय का इजहार भी जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।